गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ा था। ऑक्सीकरण अपचयन वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। 5 प्रकार से हमने इसके बारे में पढ़ा था। ऑक्सीजन से संयोग और वियोजन के आधार पर, हाइड्रोजन से संयोग और वियोजन के आधार पर, धन विद्युति से संयोग और वियोजन के आधार पर, ऋण विद्युति से संयोग और वियोजन के आधार पर और लास्ट में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। ये 5 प्रकार से हमने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में अगली जो विक्रिया है ये है उदासीनीकरण विक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके अपने अपने गुणों को खो देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। ऐसे विक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, दोनों परस्पर आपस में क्रिया करते हैं और लवण व जल बनाते हैं। यानी अम्ल व क्षार, अम्ल और क्षार ये क्रिया करते हैं और क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ऐसे विक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार है ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं? यदि प्रबल अम्ल है और क्षार दुर्बल है तो क्या होगा? दूसरा, यदि अम्ल है वो दुर्बल है, दुर्बल अम्ल और क्षार प्रबल है, प्रबल क्षार, तो क्या होता है? और यदि अम्ल भी प्रबल है वह क्षार भी प्रबल है तो क्या होता है? यानी ये 3 प्रकार से इसमें दे रखा है कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं, यानी एक बार तो अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, दूसरी बार क्षार प्रबल है, अम्ल दुर्बल है, तीसरी बार दोनों ही प्रबल है, तो क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षार होता है, तो जो प्रबल है उसी प्रकार का लवण बनता है। प्रबल क्या है? यहाँ पर अम्ल है तो यहाँ पर बनेगा अम्लीय लवण प्लस जल। यानी जो प्रबल है वो क्या है? अम्ल है तो अम्लीय लवण बनेगा। और इसके अंदर प्रबल क्या है? प्रबल क्षार है तो यहाँ पर बनेगा क्षारीय लवण। और अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल है, ये भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। ये 3 प्रकार से है, ये ध्यान रखना। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करती है तो उदासीन लवण बनता है प्लस जल। यहाँ पे प्लस जल लिखना। अब प्रबल अम्ल कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। इसे प्रबल अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी pH अत्यंत कम होती है, इसकी pH 0 होती है। HCl की pH 0 होती है और प्रबल क्षार का उदाहरण लेते हैं NaOH। HCl प्लस NaOH। NaOH प्रबल क्षार क्यों है? क्योंकि इसकी pH अधिकतम होती है, सर्वाधिक। इसकी pH का मान 14 होता है एंड pH बराबर 14। इसकी pH 0, इसलिए ये प्रबल अम्ल है। इसकी सर्वाधिक pH है इसलिए ये प्रबल क्षार है। तो ये क्या बनाएंगे? उदासीन लवण NaCl। NaCl ये बनाती है NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस OH और H यानी H2O। pH के बारे में देखो आप, pH है, pH मतलब ये 7 है, इधर 0 है और इधर 14 है। pH का मान 0 से 14 तक होता है। जिसकी pH का मान 0 से 7 है वो होते हैं अम्लीय
और जिसकी pH का मान 7 से 14 के मध्य है वो होती है क्षारीय। इधर चलेंगे तो क्षार का मान बढ़ता जाएगा, जिसकी pH का मान 8 है वो क्षारीय अधिक होगा, 9 है वो और ज्यादा, 10 है वो और ज्यादा, जिसकी pH का मान 14 है वह सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। और अम्लीयता इधर बढ़ेगी, यानी pH का मान कम होने पर अम्लीयता बढ़ती है। pH का मान 6 होगा कम अम्लीय होगा, 5 होगा और ज्यादा अम्लीय, 4 और ज्यादा, इस तरह से होते हैं। जिसकी pH 0 होगी वह प्रबल अम्ल होगा और जिसकी pH 14 है वो प्रबल क्षार होगा। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये मिलकर के उदासीन लवण बनाते हैं। अब ये समीकरण देखो, प्रबल अम्ल अभी हमने लिया था, प्रबल अम्ल HCl लेते हैं प्रबल अम्ल, और दुर्बल क्षार, क्षार का मतलब है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, OH है, जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार है NH4OH, इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल अम्ल HCl, ये क्रिया करके बनाती है NH4Cl। NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, प्लस यहाँ पर OH इधर H, जो मिलकर के बनाती है H2O। ये जो है इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड को अम्लीय लवण। ये अम्लीय लवण है क्योंकि ये प्रबल अम्ल से बना हुआ है और दुर्बल क्षार से मिलकर के बना हुआ है। इसके बाद में है दुर्बल अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। और प्रबल क्षार हमने लिया था NaOH, तो ये मिलकर के बनाता है CH3COONA, CH3COONA, जिसको कहते हैं सोडियम एसीटेट, प्लस इधर OH इधर H, ये मिलकर के बनाता है H2O, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो ये अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उसको ये 3 भागों में बांटा गया है कि यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेगा तो उदासीन लवण बनेगा, यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करेगा तो अम्लीय लवण बनेगा, और यदि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेगा तो क्षारीय लवण बनेगा। तो इसमें समीकरण ध्यान रखना कि प्रबल अम्ल HCl है। प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि प्रबल अम्ल का एक उदाहरण दीजिए, तो प्रबल अम्ल HCl है। प्रबल क्षार के बारे में पूछ ले तो NaOH, ये प्रबल क्षार है, और ये उदासीन लवण जिसको बोलते हैं NaCl को सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक लवण। इसके बाद में ये जो आपकी जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसके बाद में उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी ये अभिक्रिया के वेग को तो परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने का मतलब है कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? उत्प्रेरक वे पदार्थ है या वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं।
वे रासायनिक पदार्थ है। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है पोटेशियम क्लोराइड 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड है, इससे पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन। अब समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु और यहाँ 3 परमाणु है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपने आप ही लिखा हुआ माना जाता है, नहीं लिखा हुआ इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन के हो गए 3 2 6। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तो यहाँ 3 लिख दो, ऑक्सीजन के हो गए 3 2 6। इधर भी 6 परमाणु ऑक्सीजन के, इधर भी ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। अब यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, ये इसके 2 अणु है, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का एक ही है, यहाँ 2 लिखो, ये समीकरण संतुलित होगी। तो पोटेशियम क्लोराइड है, इसको यदि हम गर्म कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड को यदि हम गर्म कर रहे हैं और इसमें यदि हम MnO2 डाल देते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ये उत्प्रेरक के रूप में डालते हैं MnO2 उत्प्रेरक, तो इसका वियोजन कम ताप पर ही हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते समय MnO2 उत्प्रेरक डालने पर कम ताप पर ही इसका वियोजन हो जाता है। हमने विघटन या वियोजन अभिक्रिया में, अपघटन अभिक्रिया में ये पढ़ा था, ताप वियोजन में पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। उसमें यदि उत्प्रेरक के रूप में MnO2 डालते हैं, व्यंजक चूर्ण डालते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड ये डालते हैं, तो कम तापमान पर ही इसका वियोजन हो जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। इसी प्रकार से और उदाहरण है, जैसे वनस्पति तेल है और इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, तो वनस्पति तेल है, ये वनस्पति घी में परिवर्तित होता है। वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसमें उत्प्रेरक हम डालते हैं निकिल Ni, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने पर यह वनस्पति घी में बदल जाता है। तो ये हो गया उत्प्रेरक की परिभाषा और इसके उदाहरण कि उत्प्रेरक किसी कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो इसकी परिभाषा हो गई और इनमें से कोई भी एक उदाहरण ये बता सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक। भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस, इनके आधार पर कि इनमें जो अभिकारक है ये कौन सी अवस्था में है, उत्प्रेरक है ये कौन सी अवस्था में है, और जो उत्पाद बन रहा है ये कौन सी अवस्था में है। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी और एक होता है विसमांगी। समांगी उत्प्रेरक और एक होता है विसमांगी उत्प्रेरक। ये 2 प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। समांगी उत्प्रेरक कौन से होते हैं, जिनमें क्रियाकारक, उत्प्रेरक एवं उत्पाद तीनों एक ही प्रावस्था में हो या एक ही अवस्था में हो, एक ही प्रावस्था या एक ही अवस्था में हो, ऐसे विग्रह समांगी विग्रह कहलाती है। और
जिनमें क्रियाकारक व उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्था में हो तो ऐसी विक्रियाएं विषमांगीय विक्रियाएं और ऐसा जो उत्प्रेरक है वो विषमांगीय उत्प्रेरक कहलाता है। समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण देखिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 प्लस O2, ये मिलकर के बना रही है SO3। SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अभिकारक दोनों गैसीय अवस्था में है। उत्पाद तीन निशान के बाद में जो लिखा गया है उत्पाद, ये भी गैसीय अवस्था में है। और इसमें जो हम डाल रहे हैं उत्प्रेरक NO, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो क्रियाकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में है, एक ही प्रावस्था में है। समीकरण संतुलित कर लेना इसमें। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की इधर दो चार परमाणु है, इधर ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। यहाँ पर 2 लिखेंगे, एक बार 2 लिख करके देखो तो यहाँ 6 हो जाएंगे। इधर 2 है, इधर 2 है। यदि हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर ये 4 और 2 6, लेकिन S सल्फर की कितनी है? 2, और इधर सल्फर की कितनी है? 2। ऑक्सीजन की कितनी है? 2 दूनी 4 और 2 6, और इधर ऑक्सीजन के 2 3 6। ये हो गई समीकरण संतुलित। तो SO2 प्लस O2 2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। तो इसका ये उदाहरण हो गया। और उदाहरण देखो, ऐसे उदाहरण जिनमें क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में हो, ऐसे उदाहरण है वो समांगी उत्प्रेरक में इसमें आते हैं। जैसे CH3 COO CH3 CH3 COO CH3 को बोलते हैं मेथिल एसीटेट प्लस H2 जल, इसको बोलते हैं मेथिल एसीटेट। CH3 को कहा जाता है मेथिल। यहाँ पर अगर C+5 आ जाए तो उसको कहेंगे H3, तब बन जाता है एथिल एसीटेट। यहाँ पर CH3 है तो ये हो गया मेथिल एसीटेट। और ये कौन सी अवस्था में है? ये है लिक्विड L, द्रव अवस्था में। प्लस H2O जल कौन सी अवस्था में है? लिक्विड, द्रव अवस्था में। और ये क्या बनाएगा? CH3 COO, और इसमें से आ जाएगा H, तो ये बन जाएगा CH3 COOH प्लस यहाँ पर CH3 बच गया और इधर OH बच गया, तो ये बन गया CH3OH। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। और ये हो जाएगा मेथेनॉल। अब इसमें हमने उत्प्रेरक कौन सा डाला और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये होता है? ऐसा ये होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक। और ये किस अवस्था में है? विलयन अवस्था में है। विलयन की द्रव अवस्था होती है, ये द्रव है, ये द्रव है, ये द्रव, ये विलयन अवस्था में है। ये जो बन रहा है ये विलयन अवस्था में है, और ये विलयन अवस्था में है, एक्वस विलयन अवस्था में है। क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद एक ही प्रावस्था में है, यानी सॉलिड को बोलते हैं ठोस। इसको दर्शाया जाता है S से। लिक्विड का मतलब द्रव, ये हो गया L। गैस, ये हो गया G। और
विलीन अवस्था है, विलीन को ये इससे दर्शाते हैं। तो ये इसके उदाहरण हो गए समांगी प्रेरक के उदाहरण। समांगी प्रेरक का मतलब है कि जिसमें क्रियाकारक उत्प्रेरक, जिसको हम तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर नीचे वहीं भी लिखा जाता है, और जो उत्पाद या क्रियाफल ये तीनों एक ही अवस्था में है। जैसे पहले उदाहरण के अंदर ये तीनों कैसी अवस्था में है, क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। दूसरे उदाहरण में भी देखो ये द्रव अवस्था में है HCl, और इधर जो उत्पाद बन रहे हैं ये विलीन अवस्था या द्रव अवस्था। और इसके बाद में विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जिनमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में हो, भिन्न भिन्न अवस्था में हो, वो कहलाते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। इसका उदाहरण है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये मिलकर के अमोनिया बनाते हैं N2+3H2 और ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, लेकिन निकिल क्या है यहाँ पर, ठोस, S का मतलब सॉलिड, वहाँ पे लिखा हुआ है S का मतलब सॉलिड, ये ठोस अवस्था में है। क्रियाकारक और उत्प्रेरक है, इनकी अवस्था चेंज हो गई, यहाँ पर ये गैस है लेकिन यहाँ पर ये ठोस अवस्था में है, अवस्था चेंज हो गई, यानी ये दोनों क्या है, ये विषमांगी हो गई। तो ऐसे उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जिनमें ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो उत्पाद बना हुआ है वो भी गैस अवस्था में है, वो कहलाती है समांगी उत्प्रेरक। इसका दूसरा उदाहरण अभी आपको बताया था, जो परिभाषा बताई थी इसकी उत्प्रेरक, उसमें वनस्पति तेल है, इनका हाइड्रोजनीकरण करते हैं और वनस्पति यूनियन को बदला जाता है, और ये निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण करने पर। तो इसमें भी क्या होता है, ये वनस्पति तेल लिक्विड, हाइड्रोजन गैस की अवस्था में, और वनस्पति घी ठोस अवस्था, अगर गर्म करके पिघला हुआ है तो द्रव अवस्था हो जाएगी। लेकिन निकिल क्या है, यहाँ पर लोहा निकिल कोबाल्ट की जो धातु है, तो उस तरह से ठोस अवस्था में है, तो यहाँ पे लिख दो निकिल के पास में S सॉलिड ठोस। यहाँ पर आप देखो इनके आपस में इनकी प्रावस्था चेंज है, लिक्विड है, ये गैस है और ये ठोस है, अलग अलग अवस्थाएं हो गई, इसलिए ऐसे उत्प्रेरक वो कहलाते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। ये विषमांगी उत्प्रेरक हो गया और ये विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में हो गया। तो ये हमने भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार पढ़े हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। इसके बाद में आ जाएगा क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को आप अच्छी तरह से सुनना, और समझ में नहीं आने पर आप फिर से एक दो बार इस वीडियो को सुनना, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।